हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, रॉयल घर जमाई एपिसोड 495 से और 496 तक आगे है। जाइए आप लोग देखिए और एंजॉय करिए और जल्द से जल्द 1K कंप्लीट करवाइए गाइस, जल्द से जल्द। कॉन्फ्रेंस हॉल की हवा भारी और तनाव से भरी थी। बाहर से आने वाली हल्की रोशनी भी इस माहौल को हल्का नहीं कर पा रही थी। चारों तरफ डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और हेल्थ ऑफिशियल्स की फुसफुसाहट गूंज रही थी। गौतम चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ झलक रही थी। उसके ठीक बगल में भाग्यश्री बैठी थी, जिसने हल्के से उसकी बांह को छुआ। गौतम, काम डाउन। ये लोग तुम्हारी स्किल से कहीं नीचे हैं। इनकी बातों का बुरा मत मानो। गौतम की सांसें भारी थीं, मगर भाग्यश्री के शब्दों ने उसके दिल में ठंडक घोल दी। उसने अपने जबड़े भींचे, मगर खुद को कंट्रोल कर लिया। तभी माहौल को तोड़ती हुई एक तेज आवाज गूंजी, जो सार्थक की थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी दवा लेकर आया जो इस एलियन वायरस के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। इसका नाम है पैरानिल। हॉल में हलचल मच गई। सबकी निगाहें सार्थक पर टिकी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास चमक रहा था, मानो वो खुद को सबसे बड़ा सेवियर समझ रहा हो। पैरानिल कोई साधारण दवा नहीं है। ये एलियन पैरासाइट के नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। ये उनके सिनेप्टिक सिग्नल्स को नम कर देती है, जिससे पैरासाइट खुद को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। और जब पैरासाइट शून्य पड़ जाता है तो वायरस अपने आप नष्ट होने लगता है। जैसे ही उसने ये कहा, हॉल में बैठे कई डॉक्टर्स ने सिर हिलाकर अपनी उत्सुकता जताई। लेकिन गौतम की आंखों में फिर से गहरी चमक उठी। वो ध्यान से हर शब्द सुन रहा था, मगर उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। आखिर में जब सार्थक ने अपनी दवा के रेट्स बताए, जो कि काफी हाई थे, तो सबकी आंखों में एक हैरानी आ गई। तभी डॉक्टर अय्यर बोले, पैरानिल अच्छा लग रहा है सुनने में, मगर एक सवाल है, इतनी महंगी दवा गरीब लोग इसे कैसे अफोर्ड करेंगे? डॉक्टर अय्यर, मुझे पता था आप यही सवाल पूछेंगे, इसलिए मैं सबके सामने एक ऑफर रखता हूं। मैं पैरानिल भारत के गरीबों को फ्री में दूंगा, लेकिन इसके बदले में इंडियन गवर्नमेंट को मुझे 1000 करोड़ देने होंगे। हॉल में सबकी सांसें थम गईं। इतना बड़ा आंकड़ा सुनते ही कई लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, पैरानिल की वजह से जो भी फायदे भारत को मिलेंगे, चाहे वो मेडिकल एक्सपोर्ट हो या रिसर्च वैल्यू, उसका 50% हिस्सा भी मुझे दिया जाएगा। डॉक्टर्स तभी आवाज में ध्यान रखना, सारे चैनल को लीव करने के बाद सर्च करोगे तो रॉयल खर्च माइक्रो दोनों पे जो वीडियो उसी को ज्वाइन करना है। 11011 के प्लस मेंबर है, खाली रॉयल खर्च सर्च करते हो तो चारों चैनल मिलेगा। ध्यान से देख लेना, 11000 प्लस मेंबर उसी को ज्वाइन करना है। बिजनेसमैन हो सार्थक। सार्थक के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई, जैसे गौतम की बात ने उसे और भी गर्वित कर दिया हो। बिजनेसमैन कह लो, सेवियर कह लो, फर्क नहीं पड़ता गौतम। अंत में दुनिया उसी को याद रखती है जो जीतता है। उसी वक्त डॉक्टर ब्रिजमोहन आगे झुककर बोले, मुझे लगता है सार्थक बिल्कुल सही दिशा में है। अगर उसके पास सॉल्यूशन है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। गौतम, तुम्हें भी ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारी थ्योरीज अभी प्रैक्टिकल ग्राउंड पर प्रूव नहीं हुई है। हॉल में एक सन्नाटा पसर गया। ब्रिजमोहन के शब्दों ने गौतम को नीचा दिखा दिया था। गौतम की मुट्ठियां कस गईं, मगर भाग्यश्री ने फिर धीरे से उसका हाथ थाम लिया। गुस्से में कुछ मत कहना गौतम, सही वक्त आने दो। गौतम की आंखें अब सुलगते अंगारों की तरह थीं। वो जानता था कि पैरानिल कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। वो बस बीमारी को दबा सकता था, मिटा नहीं सकता। मगर अभी वो चुप रहा। उसकी चुप्पी आने वाले तूफान का संकेत थी। उस अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस के अंदर एक गहरी चुप्पी पसरी हुई थी। हर तरफ मॉडर्न मशीन्स की गुनगुनाहट, एलईडी मॉनिटर्स की ठंडी नीली रोशनी और स्टरलाइज्ड केमिकल की तेज गंध ने हवा को भारी बना रखा था। तभी सार्थक ने आगे कहा, दोस्तों, आज का दिन हमारी रिसर्च का सबसे अहम दिन है। आप सब चाहते हैं कि पैरानिल को एक्शन में देखा जाए। मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे एक दिन का वक्त चाहिए डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। उसकी आवाज स्टडी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी कॉन्फिडेंस चमक रहा था। तभी डॉक्टर अय्यर बोला, प्रिपरेशन? सार्थक, इतना समय क्यों? अगर दवा रेडी है तो आज ही टेस्ट करो। हम सबको इंतजार क्यों करना चाहिए? आपको समझना होगा, ये कोई नॉर्मल दवा नहीं है। ये एक वायरस को जड़ से खत्म करने का दावा करती है। इसके लिए हमें एक ऐसा पेशेंट चाहिए जो अभी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो। बिना रियल केस डिमॉन्स्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं। इस पर कॉन्फ्रेंस हॉल में तुरंत खामोशी छा गई। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कमरे में डर की लहर दौड़ गई। डॉक्टर अय्यर घबराते हुए बोला, आर यू इनसेन? ऐसे पेशेंट्स को यहाँ लाना खतरे से खाली नहीं है। ये वायरस हवा में भी फैल सकता है। हर कोई पेशेंट को लाने की बात पर पीछे हट रहा था। सिर्फ एक चेहरा शांत था, सार्थक का। अगर रिसर्च को आगे बढ़ाना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट लाना डेंजरस जरूर है, लेकिन यही इस दवा की असली क्रेडिबिलिटी साबित करेगा। बाकी डॉक्टर्स चुप हो गए। सार्थक की बातों में प्रैक्टिकलिटी थी और धीरे धीरे सबने हामी भर दी, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। अगले दिन सुबह बेस का पूरा माहौल बदला हुआ था। एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स मैक्सिमम पावर्स पर चल रहे थे। हर साइंटिस्ट ने स्पेशल पीपी सूट्स पहन रखे थे। एक छोटा सा वैन सिक्योरिटी टनल से होते हुए बेस में दाखिल हुआ। वैन के अंदर एक कमजोर, बुखार से तपता हुआ पेशेंट लेटा था। उसका शरीर छटपटा रहा था, जैसे उसकी नसों में आग बह रही हो। मास्क गार्ड्स और मेडिक्स उसे स्ट्रेचर पर डालकर लैब के अंदर ले आए। आइसोलेशन चैंबर में उस पेशेंट को एक बेड पर लिटा दिया गया। मॉनिटर्स कनेक्ट कर दिए गए। उसकी हार्ट बीट इरेगुलर, ऑक्सीजन सैचुरेशन डेंजरसली लो था। कंट्रोल रूम में बैठा सार्थक अपने असिस्टेंट से बोला, रेडी हो जाओ, पैरानिल का पहला इंजेक्शन तुम इस पेशेंट को दो। तभी असिस्टेंट की घबराई हुई आवाज आई, सर, क्या मैं सच में अंदर जाऊं? वो पेशेंट अनस्टेबल है, वायरस कहीं मुझ तक। असिस्टेंट के पैर कांप रहे थे। उसके ग्लव्स वाले हाथ पसीने से भीग गए थे। उसने चैम्बर की तरफ देखा। वो बंद दरवाजा, वो एयर टाइट सील्स और अंदर वो तड़पता हुआ पेशेंट जिसकी सांसें और तेज हो गई थी। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सूट और फिल्टर्स तुम्हें पूरी प्रोटेक्शन देंगे। बस प्रोसीजर फॉलो करना है। असिस्टेंट ने हिम्मत जुटाई। नर्सेस ने पैरानिल का इंजेक्शन प्रिपेयर किया। एक थिक सिरिंज जिसमें हल्का सा ब्लूइश लिक्विड चमक रहा था।
असिस्टेंट ने कांपते हाथों से सिरिंज उठाई और हैवी आइसोलेशन सूट पहनकर चैम्बर में दाखिल हुआ। पेशेंट अब और ज्यादा छटपटा रहा था, उसकी आंखें उलट रही थी, मुंह से झाग निकल रहा था, मशीन्स रेड वार्निंग दिखा रही थी। असिस्टेंट धीरे से उसके पास पहुंचा, उसकी सांसें मास्क के अंदर फॉग में बदल रही थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने पेशेंट की बांह पकड़ी और वेन ढूंढने लगा। सिरिंज स्किन में धंसी और लिक्विड अंदर गया। मशीन्स की आवाजें अचानक और ज्यादा तेज हो गई। पेशेंट का शरीर पहले जोर से झटका, फिर धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी सांस फूलना कम हुआ और छटपटाना रुक गया। उसकी आंखें आधी बंद हो गईं और उसका शरीर लगभग स्थिर हो गया। बाहर डॉक्टर्स ने मॉनिटर्स पर आंखें गड़ा ली। हार्ट रेट अब भी इरेगुलर था, लेकिन पहले से बेहतर। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा ऊपर आ चुका था। असिस्टेंट जल्दी से सिरिंज डिस्पोज करके बाहर निकल आया और चैम्बर का दरवाजा बंद हो गया। उसने मास्क उतारा तो देखा उसका चेहरा पसीने से तर था। सबकी नजरें अब डॉक्टर सार्थक पर थीं। वो एक घमंड से भरी मुस्कान के साथ बोला, आप सब ने देखा, पैरानिल इमीडिएट रिलीफ देता है। पेशेंट अब आराम में है, लेकिन वायरस इतना कॉम्प्लेक्स है कि पूरी तरह न्यूट्रलाइज होने में कुछ दिन लगेंगे। उसे पूरी तरह रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए। डॉक्टर्स तालियां बजाने लगे। हॉल में एक जीतने वाला माहौल सा बन गया, लेकिन सबके बीच गौतम चुपचाप मॉनिटर्स को घूर रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि पैरानिल पेशेंट को काम तो कर रहा था, लेकिन कंप्लीट क्योर की स्पीड बहुत धीमी थी। गौतम जानता था कि उसकी खुद की बनाई दवा इससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली थी। उसकी आंखें धीरे से सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसने पहले ही समझ लिया हो कि असली मुकाबला अभी बाकी था। वो सबके सामने एक प्रपोजल रखते हुए बोला, मुझे भी एक बार इस पेशेंट को ट्रीट करना है अपने अंदाज में, आयुर्वेदा की मदद से। मैंने भी एक दवाई बनाई है जिसकी कीमत ना के बराबर है और जिसे हर कोई बड़े आराम से अफोर्ड कर सकता है। कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर एक गहरी खामोशी पसर गई। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स की भीड़ गौतम पर नजर गड़ाए बैठी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती और आंखों में वो कॉन्फिडेंस था जो किसी भी एक्सपीरियंस साइंटिस्ट या डॉक्टर को हिला देने के लिए काफी था। मैं आज आप सबको दिखाऊंगा कि मेरी बनाई हुई ये दवा सिर्फ किताबों या थ्योरीज तक सीमित नहीं है, ये सचमुच काम करती है। उसकी आवाज हॉल के हर कोने में गूंज गई। डॉक्टर अय्यर ने गंभीरता से सिर हिलाया, जैसे उन्होंने मन ही मन गौतम की बात को स्वीकार कर लिया हो। लेकिन उसी पल डॉक्टर ब्रिजमोहन की भौहें सिकुड़ गईं। ये सब नाटक है। मेडिकल साइंस बच्चों का खेल नहीं है गौतम। ये कोई तमाशा नहीं है जो यहाँ सबके सामने किसी कच्चे एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हो जाए। माहौल भारी हो गया। लोग कुर्सियों पर सरक कर एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। गौतम ने गहरी सांस लेकर एक लैब असिस्टेंट की ओर इशारा किया। वो दवा लाओ। दरवाजा धीरे से खुला और सफेद कोट पहने लैब असिस्टेंट हाथ में एक ट्रे लेकर अंदर आया। ट्रे पर रखे हुए कांच के कटोरे में हरे रंग का गाढ़ा लिक्विड चमक रहा था। वो किसी सूप जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी गंध हवा में फैलते ही एक अलग सी तासीर पैदा कर रही थी। असिस्टेंट ने सावधानी से ट्रे को मेज पर रख दिया और सबकी नजरें उस बोल पर टिक गईं। पर डॉक्टर ब्रिजमोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फेंक दो इसे, ये जहरीली घास का काढ़ा यहाँ किसी काम का नहीं। जैसे ही असिस्टेंट बोल उठाकर पीछे हटने ही वाला था, अचानक डॉक्टर सार्थक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आंखों में शरारत और होठों पर शैतानी मुस्कान तैर रही थी। रुको, इसे मुझे दो, देखते इस चमत्कारी आयुर्वेदिक दवा में ऐसा क्या है। सब चुप हो गए। सार्थक ने बोल उठाया और उसमें उंगली डुबोकर बस एक बूंद जुबान पर रखी। जैसे ही स्वाद उसकी जीभ पर पड़ा, उसने अजीब से अंदाज में चेहरा बिगाड़ लिया। उफ, ये तो जहर जैसा टेस्ट कर रही है। क्या यही है तुम्हारा चमत्कार गौतम? माहौल में हल्की हल्की हंसी और फुसफुसाहट फैल गई। कुछ डॉक्टर्स ने सिर झुकाकर मुस्कुराना चाहा। गौतम का खून खौल उठा। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठी। वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए सार्थक के पास पहुंचा। मेरी आयुर्वेदिक दवा का मजाक उड़ाने की हिम्मत मत करना। ये कहते हुए गौतम ने सार्थक का हाथ से मरोड़ दिया। अचानक सार्थक दर्द से तड़प उठा। बोल गिरने ही वाला था, लेकिन गौतम ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। हॉल में दहशत फैल गई। कुछ डॉक्टर्स कुर्सियों से उठ खड़े हुए। सबकी आंखों में हैरानी थी कि कोई इस तरह बीच कॉन्फ्रेंस में एक सीनियर डॉक्टर पर हाथ कैसे उठा सकता था। सार्थक के चेहरे पर दर्द और खौफ साफ नजर आ रहा था, मानो जैसे उसका वो हाथ अब उसके शरीर का साथ छोड़ने वाला हो। आह, छोड़ो गौतम, तुम क्या कर रहे हो? हॉल में बैठे लोग सत्ते में थे। वहीं डॉक्टर अय्यर की आंखों में चिंता गहराई हुई थी। वहीं डॉक्टर ब्रिजमोहन का चेहरा और भी कड़ा हो गया था। कॉन्फ्रेंस हॉल की हवा अचानक भारी हो गई थी। जिस जगह कुछ मिनट पहले रिसर्च, साइंस और डिस्कवरी की बातें हो रही थी, अब वहां टेंशन की लहर दौड़ चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमेशा शांत और कंपोज्ड रहने वाला गौतम आज इस तरह अग्रेसिव हो जाएगा। ब्रिजमोहन गुस्से से चिल्लाते हुए गौतम से बोला, पागल हो गए हो क्या गौतम? छोड़ो उसे अभी। लेकिन गौतम के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। तुम जैसे लोग इंसानों की जान से खेलते हो, उनकी मौत को बिजनेस बनाते हो। तुम्हें कोई हक नहीं है डॉक्टर कहलाने का। उसके हर शब्द कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवारों को हिला दिया। बाकी डॉक्टर्स धीरे धीरे कुर्सियों से उठकर दूर हटने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। तभी डॉक्टर अय्यर गौतम के पास आकर बोले, गौतम शांत हो जाओ, इस तरह से हिंसा से कुछ हल नहीं निकलेगा। डॉक्टर अय्यर के शब्दों में जेन्युइन चिंता थी, लेकिन गौतम का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अचानक भाग्यश्री ने आगे कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा आत्मविश्वास भी। गौतम प्लीज लीव हिम। तुम्हें अपनी लड़ाई इस तरह नहीं लड़नी चाहिए। तुम्हें सबूतों से लड़ना चाहिए, गुस्से से नहीं। प्लीज डॉक्टर सार्थक को छोड़ दो। गौतम की सांसें तेज थीं। उसकी मुट्ठी अब भी सार्थक की कलाई पर जमी हुई थी, लेकिन भाग्यश्री की आवाज, उसके शब्द धीरे धीरे उस पर असर डालने लगे। गौतम की आंखें धीरे धीरे ढीली पड़ी। उसकी उंगलियां कांपी और फिर अचानक उसने सार्थक को छोड़ दिया। सार्थक हांफते हुए पीछे हट गया और टेबल के सहारे खड़ा हो गया। तुम पागल हो गए हो? हम तुम्हें असॉल्ट के लिए जेल भिजवा सकते हैं, समझे? ब्रिजमोहन भी सार्थक की बात को सपोर्ट करते हुए बोला, हाँ, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया गौतम। तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट होगी और तुम्हें इस लैब से भी निकाल दिया जाएगा। दोनों की आवाज में धमकी थी। हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार गौतम की आंखों में गुस्से से ज्यादा उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नजर आ रही थी। तभी अय्यर ब्रिजमोहन से बोला,
बस करो ब्रिजमोहन, तुम जानते हो ये सब रॉयल गौतम की हरजमाई खोज है। रॉयल तुम बारिश उसका एपिसोड नाम सबसे छुपा पहले कर सुनना है तो अपनी टेलीग्राम चमक के बढ़ाना साथ चाहते जाएं, हो। सर्च कीजिए तुम रॉयल लोगों की हरजमाई गलत क्रिप्टो, हो। दो नंबर पे जो चैनल मिलेगा भाग्यश्री, उसी को ज्वाइन करना है, बाकी गौतम के जितने चैनल सपोर्ट है में लीव कर बोलो। दो। ध्यान रखना सारे चैनल को लीव करने के बाद जब सर्च करोगे तो रॉयल हरजमाई क्रिप्टो, दो नंबर पे जो दोनों मिलेगा की उसी को आवाजों ज्वाइन में करना दृढ़ता है। थी। 11,011 के किसी प्लस भी मेंबर है, हालत खाली में रॉयल गौतम हरजमाई का सर्च साथ करते तो 4 छोड़ने से नंबर पे चैनल इनकार मिलेगा। कर दिया। ध्यान से देख तभी लेना, गौतम 11,000 प्लस मेंबर कड़क उसी को आवाज ज्वाइन करना में है। ब्रिजमोहन और सार्थक की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग मुझे लैब से निकालना चाहते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद ऐसे लोगों के बीच काम नहीं करना चाहता जिनके लिए इंसान की जिंदगी से ज्यादा मायने उनका प्रॉफिट रखता है। ये कहते हुए गौतम ने चारों तरफ देखा। बाकी डॉक्टर्स उसकी ओर भय और सम्मान के मिले जुले भाव से देख रहे थे। साइंस मेडिसिन ये किसी की जान बचाने के लिए होती है, लेकिन तुम लोगों के लिए ये सिर्फ एक बिजनेस है और मैं इस गंदे खेल का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। इतना कहकर उसने अपने नोट समेटे और दरवाजे की ओर बढ़ गया। कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। ब्रिजमोहन और सार्थक उसको जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखों में गुस्सा और हार का मिला जुला भाव था। डॉक्टर अय्यर और भाग्यश्री चुपचाप खड़े रहे। उन्हें मालूम था कि आने वाले दिन और मुश्किल होने वाले थे, लेकिन एक बात साफ थी, अब उस लड़ाई को गौतम के बिना नहीं जीता जा सकता था। क्या गौतम के बिना उस पेंडेमिक को रोका जा सकता था? क्या सार्थक की दवा उस वायरस को सच में खत्म करने के काबिल थी? गौतम आगे क्या करने वाला था? लैब के भारी माहौल में जैसे ही गौतम ने डॉक्टर सार्थक और उनकी टीम की ओर आखिरी गुस्से भरी नजर डाली, उसकी आंखों में एक जलती हुई ज्वाला साफ दिख रही थी। देखते ही देखते वो बाहर निकल गया। उसकी चाल में दृढ़ता थी, मानो उसने अपने मन में कोई अटल फैसला कर लिया हो। भाग्यश्री उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। जब गौतम दरवाजे से बाहर निकल रहा था, उसके दिल में एक बेचैनी उठी। उसने डॉक्टर सार्थक की ओर गुस्से से देखा। उसकी आंखों में साफ लिखा था कि वो सब उसी की वजह से हुआ था। बिना कुछ कहे भाग्यश्री भी तेजी से गौतम के पीछे निकल गई। कॉरिडोर में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ गौतम के कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। भाग्यश्री दौड़ते हुए उसके पास पहुंची और उसकी राह रोक ली। गौतम रुको, तुम ऐसे अचानक कैसे सब छोड़कर जा सकते हो? गौतम का चेहरा अब भी गुस्से से लाल था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, मगर उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि वो अपने फैसले पर अडिग था। भाग्यश्री, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब और डॉक्टर सार्थक की टीम के साथ काम नहीं करूंगा। उनका नजरिया, उनकी सोच, ये सब मेरी राह में रुकावट है। भाग्यश्री गौतम के अंदर चल रहे तूफान को अच्छे से समझ रही थी, लेकिन फिर भी उसने गौतम को वहां रोकने के लिए एक आखिरी कोशिश की। लेकिन गौतम, ये वक्त ईगो दिखाने का नहीं है। ये पूरा क्राइसिस है, लाखों जिंदगियां दांव पर लगी हैं। अकेले ये लड़ाई जीतना आसान नहीं होगा। गौतम ने गहरी सांस ली, फिर ठंडी आवाज में बोला, मुझे पता है कि कितनी बड़ी मुसीबत है, लेकिन भाग्यश्री, तुम जानती हो मैं दूसरों के तरीकों में नहीं फंस सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, डॉक्टर सार्थक की टीम इस वायरस को उसी पुराने ढर्रे पर समझने की कोशिश कर रही है और ये ढर्रा नाकाम होगा। मुझे अपना रास्ता खुद खोजना होगा। गौतम अपनी जगह पर सही था और ये बात भाग्यश्री को भी पता थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उस मुसीबत की घड़ी से उभरने के लिए गौतम की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम्हारा रास्ता सही हो सकता है गौतम, लेकिन एक पूरी टीम की ताकत को नजरअंदाज करना गलत है। तुम अकेले सब कुछ कर लोगे, ये सोचना भी खतरनाक है। गौतम की आंखों में एक ठंडी लेकिन दृढ़ चमक थी। भाग्यश्री, मैंने बहुत सोचा है, मैं उनकी सीमाओं में रहकर नहीं लड़ सकता। मैं जानता हूं कि इस वायरस का इलाज ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगा, लेकिन अपने तरीके से। भाग्यश्री उसके और पास आई। उसकी आवाज में अब बेबसी थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुम अकेले हो गए और असफल रहे तो तब क्या होगा गौतम? कितनी जिंदगियां दांव पर लग जाएंगी। असफलता, ये शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मैंने ठान लिया है और मेरा इरादा डगमगाएगा नहीं। भाग्यश्री कुछ पल तक उसे देखती रही। उसके चेहरे पर हताशा और चिंता दोनों साफ झलक रही थी। उसने फिर एक बार कोशिश की, शायद ये आखिरी बार। गौतम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास वो काबिलियत है जो किसी और के पास नहीं है, लेकिन प्लीज कम से कम हमारी टीम को साथ ले लो। साथ काम करोगे तो रास्ता जल्दी मिलेगा। गौतम की आंखों में पल भर के लिए नरमी आई, लेकिन तुरंत ही वो लौ इरादे में बदल गई। भाग्यश्री, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और जानता हूँ कि तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। मुझे अकेले ही ये करना होगा। इतना कहकर गौतम ने अपना हाथ झटका और फिर से तेज कदमों से कॉरिडोर की ओर बढ़ गया। उसकी चाल से लग रहा था कि उसे रोकना नामुमकिन था। भाग्यश्री वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसके दिल में अफसोस था कि वो गौतम को रोक नहीं पाई, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का भी यकीन था कि अगर कोई इस वायरस का इलाज ढूंढ सकता था तो वो सिर्फ गौतम था। कॉरिडोर में दूर जाते हुए गौतम की परछाई धीरे धीरे धुंधली होती गई, लेकिन उसके कदमों की गूंज अब भी भाग्यश्री के कानों में गूंज रही थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चादर में ढक चुका था। सन्नाटे के बीच दूर कहीं से एम्बुलेंस की चीखती सायरन की आवाज गूंज रही थी और हर किसी के दिल में डर का एक नया बीज बो रही थी। जिस महामारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, उसका असर अब हर घर तक पहुंच चुका था। टीवी चैनल पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि वो डेडली वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वैक्सीन अभी भी ट्रायल पे थी और हर जगह सिर्फ मौत का मंजर नजर आ रहा था। गौतम डॉक्टर अय्यर की कार और उसके ड्राइवर के साथ अपने विला लौट रहा था। घर लौटते वक्त उसके मन में अजीब सी घबराहट थी, जैसे अनजाने में बहुत बड़ा बोझ उठाकर आया हो। कुछ ही देर बाद वो अपने विला के बाहर पहुंचा। गाड़ी का दरवाजा बंद होते ही उसके कदम तेजी से अंदर की ओर बढ़े। लिविंग एरिया की रोशनी उसके लिए किसी उम्मीद की तरह चमक रही थी। रॉयल घर जमाई उर्फ रॉयल बारिश का एपिसोड सबसे पहले सुनना है तो टेलीग्राम के सर्च बार में जाएं, वहां सर्च कीजिए रॉयल घर जमाई क्रिप्टो। 2 नंबर पे जो चैनल मिलेगा उसी को ज्वाइन करना है, बाकी जितने चैनल है लीव कर दो। ध्यान रखना सारे चैनल को लीव करने के बाद जब सर्च करोगे तो रॉयल घर जमाई क्रिप्टो 2 नंबर पे जो मिलेगा उसी को ज्वाइन करना है। 11,011 के प्लस मेंबर है, खाली रॉयल घर जमाई सर्च करते तो 4 नंबर पे चैनल मिलेगा। ध्यान से देख लेना, 11,000 प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन करना है। अवनी, अनिल, गीता और रिया वहां पहले से मौजूद थे। सबकी नजरें टीवी स्क्रीन पर जमी थी, जहां बार बार वही डरावनी खबरें दोहराई जा रही थी। देश में अब तक हजारों लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वायरस हवा में भी फैल सकता है। जी हां, सरकार ने लोगों से अपील की है कि घरों से बिल्कुल बाहर ना निकलें।
न्यूज एंकर की कर्कश आवाज और टीवी स्क्रीन पर दिख रहे भयानक ग्राफिक्स पूरे कमरे में एक डरावना माहौल बना रहे थे। अवनी ने घबराकर अनिल का हाथ पकड़ रखा था, जबकि अनिल खुद भी परेशान दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी जैसे ही अवनी की नजर दरवाजे की ओर पड़ी, उसकी आंखों में एक चमक लौट आई। गौतम, अवनी खुशी के मारे दौड़ती हुई गौतम की तरफ बढ़ी और बिना कुछ सोचे समझे उससे लिपट गई। उसके आंसू गौतम की शर्ट पर गिरने लगे। तुम्हें पता है मैं कितना डरी हुई थी। हर पल यही लग रहा था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। थैंक गॉड तुम सही सलामत घर लौट आए। पूरा एक दिन कैसे बीता मैं तुम्हें बता नहीं सकती। गौतम ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वो लम्हा दोनों के लिए राहत और मोहब्बत से भरा हुआ था। गौतम ने महसूस किया कि अवनी की धड़कनें कितनी तेज चल रही थी, जैसे उसने सच में मौत के मुंह से अपनी मोहब्बत वापस पाई हो। गौतम की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था, मानो जैसे सारी थकान उसी पल मिट गई हो। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। गीता जो सोफे पर बैठी वो सब देख रही थी। उसके चेहरे पर नाराजगी और चिढ़ साफ झलक रही थी। उसने तेज आवाज में कहा, अवनी तुरंत पीछे हटो गौतम से। पूरे कमरे का माहौल एकदम बदल गया। अवनी हैरानी से अपनी मां की तरफ देखने लगी। गौतम भी वहीं खड़ा रह गया। उसकी बाहों से अवनी धीरे से अलग हुई, लेकिन उसके चेहरे पर सवाल थे। गीता चिढ़ते हुए बोली, गौतम तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? बाहर पूरी दुनिया इस वायरस से मर रही है और तुम उन साइंटिस्ट के बीच घूम कर आ रहे हो जो वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है तुम खुद भी कहीं न कहीं इस वायरस की चपेट में आ गए होगे और अब घर लौटकर हमें भी इस खतरे में डाल रहे हो। क्या तुम्हें हमारी जरा भी परवाह नहीं? गीता की आवाज इतनी तीखी थी कि अनिल और रिया भी चौंक गए। वहीं टीवी पर लगातार डेथ रेशियो बढ़ने के आंकड़े चमक रहे थे, जिससे गीता की बातें और डरावनी लग रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? कहीं हमें भी ये वायरस ट्रांसफर हो गया तो? सब लोग गौतम से दूर रहो, इसे किसी के भी पास मत आने दो। उसके शब्द पूरे कमरे में गूंज उठे। अवनी के चेहरे का रंग बदल गया। उसने गुस्से से अपनी मां की तरफ देखा और बिना रुके जवाब दिया, बस करो मॉम, आपको हो क्या गया है? ये गौतम है मेरा हस्बैंड। आपको इस तरह से इसे जलील करने का कोई हक नहीं है। अगर वायरस का डर इतना ही है तो आप अपने डर में जियो, लेकिन मैं गौतम के साथ खड़ी हूँ हमेशा। अवनी ने गौतम का हाथ पकड़ा और सीधे उसकी तरफ खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में गुस्सा और सपोर्ट दोनों। गौतम ने अवनी की ओर देखा। उसकी आंखों में जो भरोसा और प्यार था, उसने गौतम का दिल और भारी कर दिया था। गीता के चेहरे पर नकली चिंता और असली खींच साफ दिखाई दे रही थी, पर अंदर ही अंदर वो खुश थी कि गौतम जिंदा लौट आया, क्योंकि उस विला को हथियाने का खेल अभी भी जारी रह सकता था। लेकिन वो इस खुशी को सबके सामने दिखाना नहीं चाहती थी। बाहर से वो अपने गुस्से को और तेज कर रही थी। अनिल अब और चुप नहीं रह पाया। वो आगे बढ़कर बोला, गीता तुम्हें तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? गौतम हमारे बेटे जैसा है। अगर वो बाहर से आया है तो तुम्हें सबसे पहले उसे गले लगाना चाहिए था, लेकिन तुम तो बस हमेशा उसे सुनाने के बहाने ढूंढती रहती हो। गीता ने तुनक कर अनिल की तरफ देखा और जोर से बोली, ओह, तो अब आपको मेरी बातों में तमाशा दिखता है। अगर मैं अपने परिवार को बचाने की सोच रही हूँ तो क्या वो तमाशा है? आपको तो बस अपने इस दामाद की परवाह है, लेकिन अगर हमें कुछ हो गया तो तब कौन जिम्मेदार होगा? ये कहकर गीता ने गुस्से से अपनी चप्पल पटकी और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके कदमों की आवाज पूरे घर में गूंजती रही और माहौल और भी भारी हो गया। अवनी अब और गुस्से में आ चुकी थी। उसने बिना कुछ कहे गौतम का हाथ थामा और उसे सीधा अपने कमरे की ओर ले गई। पीछे अनिल ने एक थकी हुई सांस छोड़ी और सोफे पर बैठ गया। रिया की मासूम आंखों में डर और सवाल दोनों थे। वो नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उस घर को किसकी नजर लग गई थी। लेकिन उस वक्त एक बात तो तय थी कि दुनिया चाहे कितनी भी उथल पुथल में क्यों ना हो, गौतम और अवनी का साथ एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा सहारा था। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। विला के उस हिस्से में हल्की सी पीली रोशनी जगमगा रही थी, जहां गौतम और अवनी का कमरा था। बाहर की ठंडी हवा खिड़की के पर्दों से टकराकर धीरे धीरे अंदर आ रही थी, मगर कमरे के माहौल में एक अलग ही अनकही खामोशी थी। अवनी की आंखों में एक चमक थी, एक सुकून था, जैसे उसकी सारी बेचैनी, सारी उदासी उसी पल पिघल गई हो। वो गौतम को सामने देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। गौतम तुम घर लौट आए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पिछले 25 घंटे तुम्हारे बिना मानो एक एक पल जैसे सजा थे। मुझे डर था कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। गौतम ने धीरे से अवनी का हाथ थाम लिया। उसकी हथेलियां कांप रही थी, मगर दिल में वही गहरी मजबूती थी जो हर तूफान में उसे थामे रखती थी। अवनी, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। ये विला, ये दीवारें, ये दुनिया सब बेमानी लगते हैं अगर तुम मेरे साथ ना हो। अवनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गौतम के सीने से लगकर खुद को जैसे फिर से जिंदा महसूस किया। उसकी सांसें तेज थीं, दिल की धड़कन बेकाबू थी, मगर उस पल में वो सिर्फ एक ऐसी लड़की थी जो अपने साथी के लौट आने पर राहत की सांस ले रही थी। तुम्हें पता है, जब तुम उस वायरस की रिसर्च में लगे हुए थे तब हर बार मेरा दिल धड़कता था। ऊपर से मैं तुम्हारी आवाज तक नहीं सुन पा रही थी और मैं यहाँ सिर्फ प्रे ही कर रही थी तुम्हारी सलामती के लिए। गौतम ने उसकी आंखों में झांका। वहां सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि चिंता, डर और अपनापन भी था। अवनी, मैं तुम्हारी इस फिक्र को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मेरा रास्ता यही है। ये लड़ाई मुझे लड़नी ही है। उस वायरस का इलाज ढूंढना जरूरी है। लाखों जिंदगियां दांव पर हैं। अवनी ने गहरी सांस ली। उसके होंठ कांपे, जैसे वो रॉयल घर जमाई उर्फ रॉयल बारिश का एपिसोड सबसे पहले सुनना है तो टेलीग्राम के सर्च बार में जाएं, वहां सर्च कीजिए रॉयल घर जमाई क्रिप्टो। 2 नंबर पे जो चैनल मिलेगा उसी को ज्वाइन करना है। बाकी जितने चैनल है लीव कर दो। ध्यान रखना, सारे चैनल को लीव करने के बाद जब सर्च करोगे तो रॉयल घर जमाई क्रिप्टो 2 नंबर पे जो मिलेगा उसी को ज्वाइन करना है। 11,011 के प्लस मेंबर है। खाली रॉयल घर जमाई सर्च करते तो 4 नंबर पे चैनल मिलेगा। ध्यान से देख लेना, 11,000 प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन करना है। चौर कहना चाह रही हो, मगर उसके आंसू ही उसकी जुबान बन गए। तो क्या तुमने अभी तक इसका इलाज नहीं ढूंढा गौतम? क्या वो वायरस और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है? गौतम का चेहरा पल भर में बदल गया। सार्थक की छवि उसकी आंखों के सामने कौंधी, उसकी आवाज, उसकी जिद और वो वक्त जब उसने पैरानिल को आयुर्वेद से ऊपर बताया था।
उसके दिल का बोझ बढ़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला क्योंकि वो अवनी को डराना नहीं चाहता था। साइंटिस्ट की पूरी टीम कोशिश कर रही है अवनी। अभी हमें मंजिल नहीं मिली, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। अवनी ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में सुकून उतर आया। वो चाहती थी कि गौतम चाहे कुछ भी कहे, मगर उसकी मौजूदगी ही उसके लिए काफी थी। बस तुम अपना ध्यान रखना गौतम, मैं अब और तुम्हें खोने का ख्याल भी नहीं सह सकती। तुम मुझे कभी नहीं खो सकती अवनी, पर तुम बाहर कहीं मत जाना। ये वायरस जितना खतरनाक है उतना ही चालाक भी। मुझे बस इतना वादा करो कि तुम अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखोगी। अवनी ने हल्के से सिर हिला दिया। उस पल कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। खिड़की से आती चांदनी उन्हें और करीब ला रही थी। गौतम का चेहरा उसके बहुत पास था और अवनी की आंखें उसकी आंखों में कैद हो गई थी। लेकिन तभी गौतम के फोन की तेज रिंगटोन ने उस पल को चीर दिया। कमरे की नरमी अचानक खलल में बदल गई। गौतम ने फोन उठाया और स्क्रीन पर नाम देखा, भाग्यश्री। अवनी, मैं भी आता हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। अवनी की आंखों में सवाल थे, मगर उसने उस वक्त उन्हें रोक कर रखा। कमरे से बाहर आकर गौतम ने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से भाग्यश्री की आवाज आई, जिसमें एक बेचैनी थी। गौतम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिस पेशेंट पर सार्थक ने पेरानिल का टेस्ट किया था, उसकी हालत और भी खराब हो गई है। शुरू में लगा था कि वो ठीक हो रहा है, लेकिन अब उसकी कंडीशन बहुत बिगड़ रही है। गौतम वहीं ठिठक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे किसी ने उसकी रगों में बर्फ का पानी भर दिया हो। क्या? मुझे लगा ही था कि ऐसा ही कुछ हो सकता है। डॉक्टर्स की टीम का क्या कहना है? क्या वो वायरस दोबारा से उसके अंदर जिंदा हो गया है? आई डोंट नो गौतम, लेकिन अभी सिचुएशन क्रिटिकल है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर तुरंत कोई और स्टेप नहीं लिया गया तो पेशेंट को बचाना मुश्किल होगा। गौतम के हाथ कांप गए। उसके मन में सार्थक की याद और गहरी हो गई। वो सोच रहा था कि कहीं उसका ख्याल सच तो नहीं होने वाला था। विला के उस अंधेरे कोने में खड़ा गौतम चुप था, मगर उसके भीतर का तूफान उसे तोड़ रहा था। अवनी अब भी कमरे में उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन बाहर उसके सामने हकीकत का सबसे बड़ा इम्तिहान खड़ा था। आखिर गौतम का वो ख्याल क्या था? क्या उस वायरस ने सबके सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी? क्या गौतम दोबारा से डॉक्टर्स की उस टीम के साथ काम करने को राजी होगा? जानने के लिए सुनते रहिए रॉयल वायरस का अगला एपिसोड। इन सवाल का जवाब जानने के लिए आगे बने रहिए देसी टाउन FM पे। बहुत जल्द आपको नेक्स्ट एपिसोड टाइम से मिल जाएगा।